नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, गमों की धूप में कभी आपको जाना ना पड़े, गमों की धूप में आपको कभी जाना ना पड़े, इन पलकों को कभी भिंगाना ना पड़े, बिन मांगे ही मिल जाएं खुशियाँ इतनी आपको, बिन मांगे ही मिल जाएं इतनी खुशियाँ आपको, आप बन जाएं टॉपर कि फिर कभी किसी दुआ के लिए आपको सिर झुकाना ना पड़े, फिर किसी दुआ के लिए आपको सिर झुकाना ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं इस अंक में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो सब्जेक्टिव के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको काम करेंगे और जीव विज्ञान में आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसमें से 10 में से 5 प्रश्न आपको निश्चित रूप से 2022 के बोर्ड परीक्षा में आपको आएँगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, इस अंक में आपको लेकर आएँगे आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी का तड़का भी मिलेगा आपको, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। पहला प्रश्न लेकर आपके लिए ये रहा दोस्तों, पहला प्रश्न, भोजन में लार की क्या भूमिका है? जी हाँ दोस्तों, भोजन में लार पाचन में अहम भूमिका निभाती है। भोजन को कोमल कर देता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने में गीला करने में मदद करता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज कहते हैं, ये स्टार्च के जैसे अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारे प्रश्न निकल कर सामने आते हैं। पहला प्रश्न कि भोजन लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। एमाइलेज किस चीज़ को पचाता है? तो स्टार्च को पचाता है। तो एमाइलेज स्टार्च को पचा के क्या चीज़ में बदल देता है दोस्तों? तो माल्टोज में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को पचा के किस चीज़ में बदल देता है दोस्तों? तो माल्टोज में बदल देता है दोस्तों। ये स्टार्च है दोस्तों, स्टार्च, और ये क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज प्लस एमाइलेज, इससे क्या बन गया दोस्तों? माल्टोज बन गया। माल्टोज एक मीठा शुगर होता है, मीठा इसीलिए कि एक प्रश्न ये भी आता है कि रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगती है? तो इस रोटी में स्टार्च होता है दोस्तों, और हमारे लार में क्या होता है? एमाइलेज होता है। वो उसको पचाकर, एमाइलेज को टायलिन भी बोलते हैं दोस्तों, वो माल्टोज बदल देता है। माल्टोज एक मीठा शुगर है जिसके कारण हमको रोटी क्या लगता है? मीठा। इससे और एक ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा से। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है दोस्तों? 3 जोड़ी या 6। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होती है जो लगातार हमेशा लार निकालते ही रहती है, हमेशा लार निकालते रहती है। लार का क्या काम है? भोजन को मुलायम और चिपचिपा कर देना ताकि आगे भी इसका पाचन प्रारंभ हो। एक और ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। किस चीज़ के द्वारा? लार के द्वारा। लार में कौन-सा एंजाइम रहता है? एमाइलेज। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव भी निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो ले चलते हैं अगले प्रश्न पर, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। ये रहा दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन-सी है? उनके उपत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती है, जल सूर्य प्रकाश से, यहाँ पर सनलाइट लेती है और क्लोरोफिल उसमें मौजूद रहता ही है। दोनों को लेकर के क्या कर देती है? ग्लूकोज बना देती है, ऑक्सीजन बना देती है। यहाँ पर 12 H2O लेती है और 6 H2O यहाँ पर क्या होता है? 6 H2O बाहर भी निकाल देती है। ये 6 H2O क्या चीज़ में यूज़ होता है? वाष्पोत्सर्जन में। तो स्वपोषी पोषण के लिए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्यप्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन क्या होता है? उसके उप उत्पाद है। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एडिंग कर दिया कि जल को भी जोड़ दिया। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार उप उत्पाद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जड़ से, और क्लोरोफिल हरे पत्तियों में होता ही है दोस्तों, और सूर्य प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ले लेती है। इससे क्या बनता है? ग्लूकोज या स्टार्च बना लेती है, जो कि पौधे का अपना खुद का भोजन है। ऑक्सीजन वो उत्सर्जित पदार्थ है पौधे के लिए, लेकिन हम सभी जीवों के लिए, मनुष्य के लिए क्या है? वो प्राणवायु है, उसको हम लोग लेते हैं। और 6 H2O भी बनता है। 12 यहाँ रखेंगे तो 6 यहाँ रखें, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है दोस्तों। तो ये 6 H2O क्या होता है? बाहर उड़ जाती है वाष्पोत्सर्जन में, जिससे क्या बनता है? बादल बनता है और वर्षा होती है दोस्तों। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच तीसरा प्रश्न, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के HbO2 के रूप में ये ग्लूकोज को तोड़ता है। C6 से H12 O6 है, ये इसको तोड़ करके क्या कर देता है? ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? हेमोग्लोबिन। इससे 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को ढोता कौन है दोस्तों?
हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का कैरी नहीं होगा, ऑक्सीजन का ढुलाई नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा नहीं बनेगी तो हमको ताकत नहीं मिलेगी, हमको थकान कमजोरी महसूस। आप किसी एक पोजीशन पर बैठते हैं तो उस जगह पर देखते हैं कि झुंझुनी हो जाता है, वो क्या है, ऊर्जा का नहीं बनना है, उस जगह पर एटीपी आपका नहीं बन रहा है, इसलिए उस जगह पर क्या हो गया दोस्तों, आपको झुंझुनी हो गया। उस जगह पर क्या हो गया, आपको झुंझुनी हो गया। तो यही हेमोग्लोबिन का काम है। हेमोग्लोबिन हम लोग के शरीर में कितना होना चाहिए, 11 से 14.5 के बीच में होना चाहिए पर एमएम ब्लड में। हेमोग्लोबिन की रफ्तार काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। वो 25-30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलती है, ऑक्सीजन को लेकर के ढोती है। और हेमोग्लोबिन क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी HbCO2 कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में शरीर से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इसलिए हेमोग्लोबिन की कमी से कमजोरी, थकान होता है हम लोगों को दोस्तों। और हेमोग्लोबिन का और क्या काम है दोस्तों, कि हेमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में हम लोगों के रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है दोस्तों। हमारे शरीर में कितना 5.6 रक्त पाया जाता है, 5.6 लीटर। और रक्त में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण शरीर का क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। ये 38 एटीपी बनाती है हेमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएंगे, हम कमज़ोर और थकान महसूस होगी, ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा दोस्तों, श्वसन क्रिया बाधित हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके बीच में। चौथा प्रश्न, किसी भी जीव के लिए किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अधिकतर जीव जो कच्ची सामग्री उपयोग करते हैं, जल एवं सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जैसे पौधे को ले लेंगे तो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। अन्यत्र जीव की ये सब मेन चीज हुआ, सभी जीवों के लिए यूज होता है। लेकिन अन्य जीवों की बात करेंगे, मान लीजिए हमने मेढक की बात की तो वो कीट, उसके लिए कीड़ा क्या हो गया, वो कच्ची सामग्री हो गया। हमने गाय की बात की तो गाय के लिए क्या हो गया, घास, उसका क्या हो गया, कच्ची सामग्री हो गया। इस तरह से अलग अलग जीवों के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन मेन रूप से ये ऑक्सीजन, ये जल और सूर्य प्रकाश क्या होती है, जीवों के लिए मुख्य रूप से कच्ची सामग्री होती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए हम लोग जे प्रक्रम को आवश्यक मानते हैं। और ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम जीवन को बचा सके, जीवन को खत्म होने नहीं दें। उसमें पोषण आता है दोस्तों, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो शरीर में लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ये श्वसन होता है दोस्तों, क्या होता है, श्वसन, जिससे ऊर्जा उत्पादन करके की क्रिया करते हैं। जो जीव शरीर में जो आता है, मतलब ऑक्सीजन, उसको तोड़ करके ऊर्जा निकालता है। हेमोग्लोबिन जो देख रहे थे ढोता है। सारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है। 600 खरब कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में। कितनी होती है दोस्तों, 600 खरब। सारे के सारे कोशिका जो है अपना पोषण करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। जिस कोशिका में नहीं होगा वहां पर झंझनाहट हो जाए। एक पोजीशन में आप बैठते हैं तो देखते हैं झंझनाहट महसूस होने लगता है। इसलिए ये भी जरूरी है, श्वसन नहीं करेंगे तो हम लोग 10 मिनट में मर जाएंगे। रक्त परिसंचरण 1 सेकंड में मर जाएंगे, रक्त परिसंचरण नहीं होगा तो। उत्सर्जन कुछ दिन में मर जाएंगे, उत्सर्जन नहीं होगा। इसके अलावा जनन भी एक जैव प्रक्रम है। तो इन सारे प्रक्रमों के द्वारा क्या होता है, हम लोग अपने जीवन को बचाते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस है, जीवन जैव प्रक्रम, जीवन को बचाने वाली प्रक्रिया, जीवन की अनुरक्षण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। छठा प्रश्न ये रहा आपके बीच, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये हरे पौधे, शैवाल और जीवाणु करते हैं। ये क्या करते हैं, हरे पौधे आप जानते ही हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, जमीन से जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्ती में कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ जीवाणु होते हैं जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने सल्फर को लेकर के और उससे अपना भोजन बना लेते हैं ऑक्सीजन का यूज करके। तो इसके अलावा कुछ अलगी भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो भी पौधे की तरह ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि ये सारे जीव आते हैं जो पौधे पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, शाकाहारी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, मांसाहारी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, विषम पोषी कहते हैं, हेट्रोटॉपिक्स, डिफरेंट, इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों, सूर्य से सूर्य प्रकाश हो गया, और भूमि से जल, जो कि जाइलम के द्वारा जाता है, फ्लोएम के द्वारा नहीं दोस्तों, जाइलम के द्वारा ये जल जाता है। ये प्राप्त कर लेते हैं। इन सभी कच्ची सामग्री पत्ती के अलावा, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न ये रहा दोस्तों, हमारे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अम्ल अमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा लगभग 3 लीटर पर डे, कितना निकलता है दोस्तों, 3 लीटर
अम्ल निकलता है, इसका क्या काम है, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिसमें कि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को पचा देता है अमीनो अम्ल में। पेप्सिन किस में पचा देता है, प्रोटीन को, पेप्सिन यहाँ पर रहेगा अमीनो अम्ल में पचा देगा, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। प्रोटीन को किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आ रहा है कि जठर रस से कौन एंजाइम निकलता है, तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है। किस चीज़ का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। अम्ल क्या करती है, और भी एक काम करती है कि हानिकारक जो जीवाणु कीटाणु रहते हैं उसको मार देते हैं भोजन में। साथ ही साथ भोजन को 3 से 4 घंटे तक सड़ने गलने से बताती है ताकि उसका पाचन हो सके। और जो HCl निकलता है काफ़ी ये ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, ये पीएच मान 1 होता है। एक पीएच मान क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, प्रबल अम्ल हुआ। और ये प्रबल अम्ल के कारण से ही कई बार आप लोग देखते हैं या हम लोग भी महसूस करते हैं, जब लंबे समय तक भूखा रहते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, गैस के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि 3 लीटर HCl जो निकल रहा है पर डे, तो आप 5-6 घंटे तक, 10 घंटे तक भूखे रह गए, 8 घंटे तक, तो क्या हो गया, कम से कम 8 घंटे में 1.5 लीटर HCl निकल गया। तो वो HCl कहाँ यूज होगा, वो आपको क्या कर देगा, गैस बना देगा। इसी के कारण इससे हम लोग क्या होते हैं, गैस के शिकार हो जाते हैं। और आजकल लोग ज़्यादा तेल मसाला भी खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी ज़्यादा HCl निकलता है, 3 लीटर से ज़्यादा भी, जिसके कारण हम लोग लगातार एसिडिटी के शिकार होते जा रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, ये रहा आपके बीच अगला प्रश्न। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, उल्टी होना, रक्तदाब या लार का आना, ये सब मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंग गाटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ होता है दोस्तों, हमारे गर्दन के पिछले हिस्से में होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड के से जुड़ता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है दोस्तों, ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों, जब भी अचानक कोई घटना होती है तो उसमें मस्तिष्क नहीं भाग लेता, मेरुरज्जु ही इसको, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जैसे आंखों का झपकना, छींक आना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे अचानक आपने गर्म ग्लास को छू लिया तो हाथ को हटा लिया, कांटा चुभ गया तो पैर को हटा लिया। कई बार आपने, आप कहानी बयान करते हैं कि कैसे मैंने हैंडल मोड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपको मस्तिष्क तक वो संवेदना गई, अचानक से गाड़ी आया और आपने हैंडल मोड़ लिया, वो स्पाइनल कोड ने आपका कंट्रोल किया। मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, अचानक कोई चीज़ गिर जाए तो मैं डर जाऊंगा, फिर देखूंगा ही नहीं तो कोई चीज़ नहीं है। ये तो यहाँ पर एक खिलौना गिरा या एक रस्सी गिरा, तो इस तरह से फिर उस, क्योंकि ये जो होती है, ये ये जो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएँ, ये जो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएँ, ये इस ये मैसेज जो होता है, जो इफेक्टर ऑर्गन से लेकर के वो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसके प्रति अनुक्रिया करती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती चाल। और मैसेज ब्रेन को भी चला जाता है, ब्रेन सोच विचार कर देता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया की बात करेंगे तो सिर्फ वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही आता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही आता है। उसमें और नैच्छिक क्रिया में कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करता है उस एक्शन को। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में ये अंतर है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल और घुली हुई अपशिष्ट पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि कितना गंदगी शरीर में बना है, रक्त में, खास करके रक्त को छान करके मूत्र बनाया जाता है। और अन्य कारण जैसे हार्मोन भी मूत्र के बनने को नियंत्रित करते हैं। तो ज़्यादा जल रहेगा शरीर में तो ज़्यादा मूत्र बनेगा, तो डायलूट बनेगा हम लोग का मूत्र, और कम रहेगा तो कॉन्क बनेगा, यानी कंसंट्रेटेड मूत्र बनेगा। और ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ भी, यानी कि ब्लड में ज़्यादा गंदगी निकालना है तो भी मूत्र ज़्यादा जल की जरूरत पड़ेगी। और ADH हार्मोन होता है दोस्तों, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये भी जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, कितना शरीर में रहे और कितना शरीर से बाहर निकले। तो जैसा कि हम लोग को मूत्र बनने का ये मात्रा का है, तो हमारे हमारे शरीर में पर डे कितना, 1.5 लीटर से 2 लीटर तक मूत्र बनता है, 1.8 लीटर बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है, तो सारे शरीर के खून को कम से कम 30-32 बार हमारा किडनी में जो होता है, नेफ्रॉन बोलते हैं, वृक्काणु, वो उसको छानती है, जो बोमेन्स कैप्सूल उसमें होता है, उससे क्या करता है, किडनी उसको छानती है। ये लगभग 180 लीटर खून को पर डे छान के 1.5 से 2 लीटर क्या बोलती है, मूत्र को बनाती है। पानी कम रहेगा शरीर में तो कम निकलेगा मूत्र, और अधिक रहेगा तो अधिक निकलेगा। और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम, इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेंगे दोस्तों, यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। तो काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव निकल लेता है। हार्मोन कौन सा यूज होता है, एंटी यूरेटिक। मूत्र कितना बनता है, 1.5 से 2 लीटर। मूत्र का रंग पीला किससे होता है, यूरोक्रोम। मूत्र बनना किस पर डिपेंड करता है, शरीर में उपस्थित जल और
की मात्रा और अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा, साथ ही साथ हार्मोन पर भी डिपेंड करता है। किसके द्वारा मूत्र बनता है? तो रक्त को छानकर। कौन रक्त को छानता है? किडनी छानता है। किडनी में कौन रक्त को छानता है? तो नेफ्रॉन छानता है। नेफ्रॉन में कौन रक्त को छानता है? वोमेन्स कैप्सूल, जो कप के समान रचना होती है वो छानती है। तो इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल कर सामने आता है। कितना मूत्र बनता है पर डे? 1.5 से 2 लीटर। कितना रक्त को छानकर? 178 से 180 लीटर रक्त को छानकर। पूरे शरीर के रक्त को कितना बार छाना जाता है? 32 बार छाना जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता था? तो 5.6 लीटर। तो इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव भी निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट पर, और वो है मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ छात्रों, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापा है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो दिया है 2-4 टोपर। अभी तो नापा है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा टॉपर्स देना बाकी है। तो फिर देर बाद किस बात की दोस्तों? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा यदि बेल आइकन को दबा देंगे तो। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वादे के साथ कि फिर एक बार नई उत्साह के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। आपसे विदा लेता है आपका भारती। धन्यवाद।